तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए रणवीर बोला, दादी जल्दी नाश्ता दो वरना मैं चला। अरे बस आती हूँ। हाथ में थाली लिए हुए दादी बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकली और अपने हाथों से रणवीर को जल्दी जल्दी नाश्ता खिलाते हुए बोली, सुन बताता जा कब तक आएगा, क्योंकि तेरे इंतजार में मैं भूखी बैठी रहती हूँ। तो तुम खा लिया करो ना दादी, मैं जब आऊंगा निकाल कर खा लूंगा। रणवीर की बात पर दादी बोली, आज तक ऐसा हुआ है कभी कि तू भूखा रहे और मैं खा लूं? ओ मेरी प्यारी दादी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे, कहकर रणवीर ने दादी के गालों को चूम लिया और फिर अपने कंधे पर बैग टांगते हुए बोला, ठीक है आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अब खुश? लेकिन दादी मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि क्या खुश रहेगी वो दादी जिसे इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। कितनी बार बोला शादी कर ले, तेरे बच्चों का मुंह देख जाऊंगी। बहू घर का काम करेगी तो थोड़ा और जी लूंगी। अब हड्डियों में ताकत नहीं बची है जो तुम दोनों बाप बेटों की जिम्मेदारी उठा सकूं। पर मुझ बुढ़िया की सुनता कौन है? तेरे बाप ने नहीं सुनी तो तू कहां से सुनेगा? तभी रणबीर बोला, मेरे बच्चे क्या, तुम तो मेरे बच्चों के भी बच्चों को खिलाओगी दादी। तभी डब्बे में से एक लड्डू निकालकर दादी के मुंह में ठूसते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन वे थूकते हुए कहने लगी, पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है, फिर क्यों तू मुझे मीठा खिला रहा है? मारना है क्या? और रणवीर दादी को बाय करके निकल गया। 21 साल का रणवीर अपने पापा की ही तरह टूरिस्ट गाइड का काम करता है। जयपुर में उनका खुद का मकान था और समाज में अच्छी हैसियत थी। वो यहाँ तब से रहते हैं जब से इस इलाके में इक्का दुक्का मकान थे और ज्यादा बसावट नहीं थी। देखने में रणवीर अपने पापा की परछाई लगता था। लंबा चौड़ा सुडौल बदन, दोनों को साथ में कोई देखे तो कहे महेश उसका बड़ा भाई होगा। दोनों का रिश्ता बाप बेटे का कम एक दोस्त का ज्यादा लगता था। रणवीर की बातों में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि जब वह बोलता था तो लोग बस सुनते ही रह जाते। अपने व्यवहार से वह लोगों को अपना बना लेता। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी थी। वह बड़ा तेज तर्रार और हैंडसम था। उसे 2 साल हो गए थे टूरिस्ट गाइड का काम करते हुए। टूरिस्ट के साथ अच्छी बातचीत करने से लेकर उन्हें समझने की कुशलता ही रणवीर को एक कामयाब गाइड बनाती थी। रणवीर विदेशी टूरिस्टों को अपने देश शहरों के विस्तार में बड़ा बताता था। जब वह गाइड बनकर अपने देश की धरोहर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में टूरिस्टों को बताता तो इस काम में उसे बहुत खुशी मिलती थी। टूरिस्ट की जॉब के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। 12वीं कर लेने के बाद वह आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा था। रणवीर लगभग रोज 5-6 घंटे काम करता, लेकिन कभी कभी उसे इस काम से ऊब भी नहीं होती थी, बल्कि उसे नए नए लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता था। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते थे। उनके साथ समय बिताते हुए रणवीर थोड़ी बहुत उनकी भाषा बोलना भी सीख जाता था। वह चाहे कभी घर देर से पहुंचे या अपनी पढ़ाई की वजह से देर रात तक जागना पड़े, उस समय कोई उसका साथ देता था तो वह थी उसकी दादी, जो उसके लिए ही जीती और मरती थी। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती थी कि जो उनके बेटे के साथ हुआ वह कहीं उनके पोते के साथ भी ना हो। कितना चाहा था उन्होंने महेश शादी कर ले ताकि रणवीर को एक माँ मिल जाए, लेकिन महेश तो शादी की बात से ही भड़क उठता था। उसका कहना था कि अब रणवीर ही उसके लिए सब कुछ है। दरअसल रणवीर एक बिन माँ का बच्चा था जिसे उसकी दादी और पिता ने ही पाला था। आशा जी को अब अपने पोते रणवीर की शादी की चिंता होने लगी थी। वे चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो वे चैन से मर सके। मगर रणवीर शादी में विश्वास नहीं करता था। उसे आजकल की लड़कियों की सोच से चिढ़ होती थी, जो परिवार को आते ही तोड़ देती हैं और किसी बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहती। उसे अपनी दादी और पिता की टेंशन रहती थी कि अगर उसकी पत्नी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई तो बहुत परेशानी होगी।
और ऐसे समय को रणवीर अपनी माँ को याद करने लगता। वह भावुक हो जाता कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसे इतनी टेंशन नहीं होती। साथ ही वह भी माँ के प्यार को जान पाता। महेश भी उस पर कभी भी शादी के लिए जोर नहीं डालता था, लेकिन रणवीर को दादी को अपने लिए इतना चिंतित देखकर बुरा लगता था। दरअसल रणवीर के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। यह बात उसके पापा ने ही उसे बताई थी। लेकिन रणवीर जब भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछता कि उन्हें क्या हुआ था, वो कैसे मर गई, तो महेश चिढ़ उठता और कहता, एक ही सवाल बार बार पूछकर मुझे परेशान ना किया करो। रणवीर समझ नहीं पाता कि माँ के बारे में पूछने पर महेश इतना भड़क क्यों जाते हैं, जबकि उसकी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन दादी उसे समझाती। उसके पापा उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और जब वह उन्हें छोड़कर चली गई तो महेश को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन दादी, इसमें माँ की क्या गलती थी? उन्होंने क्यों मरना चाहा होगा? उन्हें दुख नहीं हुआ होगा अपने पति और बच्चे को छोड़कर जाते हुए? बोलो ना दादी, चुप क्यों हो? दादी क्या बोलती, कैसे और किस मुंह से कहती कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन वह अपने बेटे से कोसों दूर है, इतनी दूर कि रणवीर की आवाज तक उन तक नहीं पहुंच सकती। दादी रणवीर को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन महेश को दिया वचन उन्हें बोलने से रोक देता था। दादी अंदर ही अंदर इस सोच में घुली जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनके पोते और बेटे का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उनका। उन्हें रणवीर के भविष्य की भी चिंता सताने लगी थी, लेकिन दादी अपने मन की उलझन को कैसे सुलझाए कि वे क्या सोचती रहती हैं। इधर कई दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोती तो उठने का मन नहीं करता, पूरे बदन में दर्द महसूस होता। शायद शुगर बढ़ गई थी उनकी, लेकिन सारी दवाइयां तो समय पर ले रही थी। फिर क्या हुआ उन्हें? शुगर बढ़ने पर भूख प्यास ज्यादा नहीं लगती, पर उनको तो खाना देखने का मन भी नहीं करता था। आशा जी को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि उनके पास समय कम है, लेकिन मरने से पहले वह रणवीर को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। बेटा, यहाँ आ, मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रणवीर को अपने पास बुलाते हुए दादी बोली। लेकिन रणवीर कहने लगा कि वो उनकी सारी बात सुनेगा, लेकिन पहले वे ठीक हो जाए। नहीं बेटा, फिर शायद कहने के लिए मैं ना रहूं। बोलते हुए दादी खांसने लगी तो रणवीर दौड़कर पानी लेने के लिए चला गया। महेश भी कमरे में आ गया था। माँ ने महेश से कहा, मेरा अंत आ गया है, मैं जाने से पहले सारी सच्चाई रणवीर को बता देना चाहती हूँ। माँ, अब इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? प्राची मेरी जिंदगी का श्राप थी, जिसका असर मैं अपने बेटे की जिंदगी पर नहीं पड़ने दे सकता। रणवीर बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। माँ के बारे में सुनकर उसके हाथ से गिलास गिर गया और महेश जल्दी से वहां से चला गया। पर अब रणवीर दादी से अपनी माँ के बारे में जानने को बेताब हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता और दादी ने 21 साल तक उससे यह राज क्यों छुपाया। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। तब दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमें गलत मत समझ, तुझसे सालों तक यह राज छुपाना हमारी मजबूरी थी। हम नहीं चाहते थे कि तेरी माँ की सच्चाई जानकर तुझे दुख पहुंचे, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। पर रणवीर को उनकी ये बात बहुत गलत लग रही थी, पर वे फिर भी अनमने ढंग से उनकी बात सुन रहा था। दादी बताने लगी कि हमारा भरा पूरा परिवार था। घर में सास ससुर, मैं, महेश और महेश के बाबूजी थे। गाय बैल, खेत खलिहान सब थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन महेश के पिताजी चल बसे। तब महेश 12 साल का अबोध बच्चा था। दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद महेश अचानक से समझदार हो गया। माँ को रोता देखकर कहता, माँ रो मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या ठीक करता वह? उसे तो इतनी भी समझ नहीं थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन सी चीज कैसे खरीदी जाती है। महेश के पिताजी के गुजर जाने पर घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी।
एक एक करके घर की सारी चीजें बिकने लगी। बूढ़े सास ससुर और बेटे महेश की जिम्मेदारी अब मुझ पर आन पड़ी थी। मगर बेटे के गम में कुछ दिनों बाद ही उसके दादा दादी भी चल बसे। कुछ ही समय के अंतराल पर पति सास ससुर को यूं खो देने से मेरा मन बड़ा आहत था। ऊपर से पैसों की किल्लत, कैसे बड़ा करूंगी मैं अपने बेटे को, घर कैसे चलेगा, महेश की पढ़ाई कैसे होगी, सोच सोच कर मन घबराता था। लेकिन उस समय मेरी एक सहेली ने मेरा हुनर मुझे याद दिलाया और कहा कि क्यों न तुम गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दो। सिलाई कढ़ाई तो तुम्हें पहले से ही आती है और फिर मैं हूं ना, तो तुम्हें किस चीज की चिंता है। उस आड़े वक्त में मेरी सहेली ने मेरा बड़ा साथ दिया था। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मेरी कमाई से घर की दाल रोटी चलने लगी और महेश फिर से स्कूल जाने लगा। लेकिन उसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। अपनी माँ को काम करते देख कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता था। किसी तरह खींच तान कर उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और एक गैराज में नौकरी करने लगा। 1-2 साल किसी तरह नौकरी करने के बाद वहां से भी उसका मन ऊब गया, तो वह अपने दोस्तों की तरह गाइड का काम करने लगा। देशी विदेशी सैलानियों को घुमाना, उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना महेश को अच्छा लगता था। पर्यटकों को भी महेश का बात विचार खूब पसंद आता। सैलानी महेश से ज्यादा प्रभावित हो जाते थे और जाते जाते वे उसका फोन नंबर और घर का पता नोट कर ले जाते और कहते अगर उनका कोई रिश्तेदार यहाँ घूमने आएगा तो उन्हें महेश के बारे में जरूर बताएंगे। विदेशी सैलानियों की तरह ही रिचा भी जयपुर घूमने आई थी। महेश ही उसका गाइड था। महेश के साथ कुछ ही दिनों में वह काफी हिल मिल गई थी। कारण महेश सबसे जुदा था। रिचा देश विदेश घूमती रहती थी। बहुत गाइडों से उसका पाला पड़ा था, लेकिन महेश जैसा हंसमुख सरल विचारों वाला गाइड उसने पहली बार देखा था। जब देखो वह मुस्कुराता रहता, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ही ना हो। वह इंसान सबसे जुदा था, इसलिए रिचा को उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता था। उसके रहते रिचा अपनी सारी टेंशन भूल जाती थी। महेश जब रिचा को मैडम जी कहकर बुलाता तो वह हंस पड़ती और कहती, मैडम जी नहीं, तुम मुझे रिचा बुला सकते हो। एक रोज बातों बातों में ही रिचा ने बताया उसे राजस्थान बहुत पसंद है और वह अक्सर यहाँ आती रहती है, पर उसे होटल में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई पेइंग गेस्ट मिल जाए तो मैं वहां जाकर रहने का मजा लेना चाहती हूँ। वह जितना चाहे पे करने को तैयार थी, पर उसे घर जैसा माहौल चाहिए था। उस पर महेश ने सकुचाते हुए कहा, पैसे की तो कोई बात नहीं मैडम जी, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरे गरीब खाने में आकर रह सकती है। वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा खाली ही है। अब रिचा तो यही चाहती थी। वह तुरंत होटल से अपना सामान लेकर महेश के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। आशिया जी के हाथ का बना खाना वह बड़े चाव से खाती और सबसे अच्छा तो उसे दाल बाटी लगता था। कहती वहां जाकर यह डिश जरूर ट्राई करेगी। जब तब प्राची मेरा कामों में हाथ बटा दिया करती थी। बड़ा अच्छा लगता था। उनके साथ रहकर वह बहुत कुछ बनाना सीख चुकी थी। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। माँ का प्यार क्या होता है उसने यही रहकर जाना था, वरना तो उसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि जब वह 8 साल की थी तो उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। रिचा और महेश दोनों ही हालातों के मारे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कुछ और ही रूप ले रही थी। रिचा का व्यवहार महेश के प्रति अलग ही हो गया था। बेचारा महेश उसके इस व्यवहार को प्यार समझ बैठा था, लेकिन प्राची के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके लिए तो यह पेट की भूख की तरह था। मगर महेश रिचा को लेकर रोज नए नए सपने बुनता। महेश को अब हर चीज में रिचा दिखाई पड़ती, मगर दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसलिए कई बार मैंने दोनों से घुमा फिरा कर पूछना चाहा। महेश से पूछती कि तुझे रिचा पसंद है, प्यार करता है उससे, लेकिन शर्मिला महेश मुस्कुराकर बस अपनी नजरें झुका लेता था। उधर रिचा कहती कि हाँ, महेश उसे अच्छा लगता है और वह तो इतना प्यारा है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा।
एक दिन महेश ऋचा के ख्यालों में खोया हुआ था। मेरा बोल भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं जोर से चिल्लाई तो महेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। ले चाय पी और जाकर ऋचा को देख, कब से तुझे आवाज लगा रही है। मगर महेश ने चाय को छुआ भी नहीं था और तुरंत ऋचा के पास पहुंच गया था। देखो इस लड़के को, अरे चाय तो पी जाता, ठंडी हो जाएगी, पीछे से मैं चिल्लाई। लेकिन महेश कहाँ सुनने वाला था। मैंने सोचा वहीं जाकर उसे चाय दे आती हूँ, वरना ठंडी हो जाएगी। इधर महेश जब कमरे में पहुंचा तो ऋचा बाथरूम से आकर निढाल सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऋचा का हाथ अपने हाथों में मसलते हुए महेश ने पूछा तो वह रोने लगी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। महेश अब घबरा उठा। महेश, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट यानी तुम माँ बनने वाली हो? और मैं पापा? ओह ऋचा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। और फिर उसने ऋचा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना था वह सच है। महेश, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो और कोई रास्ता ढूंढो जल्दी। मगर खुशी से पागल महेश उसकी कहाँ सुन रहा था। महेश, प्राची जोर से चीख पड़ी। मैं तुमसे सॉल्यूशन मांग रही हूँ और तुम हो कि पागलों की तरह हरकत कर रहे हो। बताओ मुझे, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। वैसे गलती मेरी भी है। सोचा था केमिस्ट से जाकर बर्थ कंट्रोल पिल ले आऊंगी, पर भूल गई। लेकिन जो भी हो, मुझे यह बच्चा अबॉर्ट करना है। अबॉर्ट मतलब गर्भपात? महेश चौंका। पर क्यों प्राची? यह बच्चा तो हम दोनों के प्यार की निशानी है। हाँ मुझे पता है, तुम यही सोच रही होगी कि लोग क्या कहेंगे। बिन ब्याही माँ बनना किसी भी लड़की के लिए शर्मिंदगी की बात होती है। इसलिए हम कल ही जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। व्हाट? अब चौंकने की बारी महेश की थी। शादी, प्यार, बच्चा, यह क्या बोल रहे हो तुम? शादी और तुमसे? प्राची अजीब तरह से देखकर हंसते हुए बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 1 सेकंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ओह, और प्राची ने अपने सर पर हाथ मार लिया। सही कहा है किसी ने कि तुम इंडियंस इमोशनली फूल होते हो। आज देख भी लिया। फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समझ लो, जैसे पेट की भूख को शांत करने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर की भूख को शांत करने के लिए यह सब करना पड़ता है। दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड? ऐसे रिलेशंस मेरे बहुत रहे हैं, पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और यह बच्चा एक गलती है जिसे मैं आज ही ठीक कर दूंगी। प्राची की दो टूक बातों से महेश स्तब्ध हो गया। उसे ताकने लगा। बाहर चाय लेकर खड़ी मैं भी उन बातों को सुन रही थी और वहीं जड़ हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना वह सही है या मेरे कान बज रहे हैं। फिर भी महेश कहने लगा, प्राची तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह बच्चा, यह हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज इसे मत गिराओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन प्राची ने सामान पैक किया और कमरे से निकल गई। पीछे से मैं भी उसको रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने पलटकर भी नहीं देखा। प्राची जल्द से जल्द यह बच्चा गिरवाकर अपने देश लौट जाना चाहती थी। प्राची पेरू की रहने वाली थी, जहाँ अबॉर्शन गैर कानूनी है, और वो झटपट इस बच्चे को यही निपटा देना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्राची की जान को खतरा है। सुनकर प्राची की आंखों आगे अंधेरा छा गया, लेकिन इसे किसी भी हाल में कैसे भी यह बच्चा गिराना ही था। इसलिए उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया कि पैसे की चिंता ना करें, जितना जल्दी हो सके मुझे यह बच्चा गिराना है। मैं इस बच्चे को बहुत जल्दी गिराना चाहती हूँ। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सभी डॉक्टरों का कहना था कि अब यह बच्चा अबॉर्शन नहीं हो सकता। प्राची के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वह इस बच्चे को जन्म दे। बोलते बोलते दादी को खांसी उठी, उसकी और ऐसी खांसी उठी कि उनके जान ही लेकर गई। दादी के जाने के गम और माँ के जिंदा होने की खुशी ने तो रणवीर को ना तो रोने दे रही थी और ना ही खुश होने दे रही थी। रणवीर को एक तरफ माँ के जिंदा होने की खुशी थी तो एक तरफ दादी के जाने का दुख था।
वह घुट रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उससे यह बात आज तक क्यों छुपाई गई कि उसकी माँ जिंदा है। ऐसा क्यों किया उसके पापा ने। लेकिन महेश कहने लगा, उसने जो भी सुना वह आधा सच है, तो पूरा सच क्या है बताइए ना मुझे। रणवीर अपने पापा को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या बताएंगे आप? फिर कोई झूठी कहानी गढ़कर मुझे सुना देंगे ना? लेकिन अब मैं आपकी कोई बातों में नहीं आने वाला, समझे? और आप यह बात भी सुन लीजिए, मेरी माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। बोलकर रणवीर अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा पीटते हुए महेश ने कितना कहा, जैसा वह अपने पापा के बारे में सोच रहा है वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन रणवीर ने तो जैसे अपने कानों में रुई ठूस ली थी। उसे महेश की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। महेश पूरी रात चिंता और अनिद्रा के तनाव में करवटें बदलते हुए सोचता रहा कि आखिर गलती कहाँ हो गई उससे। काश रणवीर पूरी सच्चाई जान पाता, फिर उसे पता चलता कि महेश झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उसकी माँ तो उसे मरने के लिए छोड़ गई थी। ऋचा किसी भी बंधन में बंधकर रहने वाली नहीं थी। वह तो आजाद पंछी की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। किसी तरह उसने 5 महीने यहाँ रुकने के बाद रणवीर को जन्म दिया और कचरे के डब्बे में फेंक कर चली गई। वह अपने देश जा चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता कि जिस बच्चे को उसने कचरे में फेंका है, महेश ने उसी बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। कुछ पलों की भी देरी वह होती तो वह लावारिस कुत्तों का निवाला बन जाता। एक माँ ने अपने ही बच्चे को अपने आंचल से दूर कर दिया, लेकिन वहीं एक पिता ने उसी बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर महेश की जान से भी बढ़कर था। वह नहीं चाहता था कि रणवीर को कभी यह बात मालूम पड़े कि उसके जन्मते ही उसकी माँ ने उसे कचरे के डब्बे में मरने के लिए फेंक दिया था। इसलिए उसने आशा जी को भी वादा दे दिया था कि वह यह बात रणवीर को कभी ना बताए। महेश ने आज तक शादी भी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि रणवीर ही उसके लिए सब कुछ था। मगर रणवीर ने महेश से बात तक करना छोड़ दिया था। उसकी तो बस एक ही जिद थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है। हारकर महेश ने घुटने टेक दिए और बताया उसकी माँ दक्षिण अमेरिका के पेरू में रहती है। रणवीर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि वह जाने के लिए पैसे बहुत लगेंगे। वहां तक पहुंचेगा कैसे? वहां की भाषा भी तो यहाँ से अलग थी। कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि जिस ग्रुप को वो घुमा रहा था उन 12 टूरिस्टों में से एक पेरू का था, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने उनसे बात की और अपनी समस्या से अवगत कराया तो वह रणवीर की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने यह भी कहा कि वह रणवीर को वहां की थोड़ी बहुत भाषा भी सिखा देगा। ये समस्या सुलझती देखकर रणवीर को सिर्फ पैसों की दिक्कत थी, पर महेश ने उसके हाथों में ब्लैंक चेक पकड़ाते हुए कहा वह जितना चाहे पैसे निकाल ले, लेकिन वह अपना ध्यान रखे। पहुंचने पर एक फोन जरूर कर दे। बोलते हुए महेश की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिसे वह अपनी शर्ट से पोंछने लगा ताकि रणवीर को दिखाई न दे। लेकिन रणवीर को अगर अपने पापा की आंसुओं की चिंता होती तो वह उन्हें छोड़कर जाता ही क्यों। उसे तो अब यही लग रहा था कि महेश ने उससे उसकी माँ को छीन लिया था और उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था। महेश ने कितना समझाया कि जैसा वह समझ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, और अगर उसकी माँ को उससे प्यार होता तो क्या वह एक बार फोन कर कर भी उसका हालचाल नहीं पूछती। लेकिन अपनी माँ की तरह ही जिद्दी रणवीर 7 समुद्र पार अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। रणवीर बहुत सी आदतें ऋचा से मिलती जुलती थी। रणवीर को भी अपनी माँ की तरह आर्किटेक्चर बनने का शौक था। वह भी शादी में विश्वास नहीं रखता था। वह भी अपनी माँ की तरह देश दुनिया घूमना पसंद करता था। रवाना होते समय महेश ने खुद की और ऋचा की एक फोटो थमाते हुए यही कहा कि यह उसकी माँ है। महेश ने फोटो इसलिए दिया था ताकि ऋचा को लगे कि रणवीर सच कह रहा है। रणवीर ने देखा, देखने में उसकी माँ बहुत सुंदर थी। रास्ते भर वह अपनी माँ से मिलने के ख्यालों में ही खोया था। उसे तो लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो, लेकिन यह सच था। जेमसन की मदद से वह पेरू पहुंच चुका था, लेकिन
कई दिनों की कोशिशों के बाद भी उसे रिचा का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन जेमसन ने उसे बताया कि उसकी माँ यही है और वह पेरू में ही अपना आर्किटेक्चर का फर्म चलाती है। जेमसन ने ही सुझाया कि क्यों न वे आर्किटेक्चर में इंटर्नशिप के बहाने रिचा से मिले। रणवीर को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और उसने वही किया। अपनी माँ को इतने करीब देखकर रणवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन तो किया कि वह अपनी माँ के गले लग जाए और कहे कि वह उनका बेटा है, लेकिन क्या वह अनजान लड़के पर भरोसा करेगी? इसलिए रणवीर को अभी उन्हें कुछ बताना उचित नहीं लगा। रिचा ने जैसे ही रणवीर को देखा, उसे उसमें महेश की झलक नजर आई और उसे लगा जैसे महेश ही उसके सामने खड़ा हो। वह उसे देखती ही रह गई और जब उसे पता चला कि वह इंडिया से है तो उसे रणवीर से अलग ही जुड़ाव महसूस हुआ। रिचा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रिचा को रणवीर का साथ बहुत अच्छा लगता था। रणवीर यहाँ एक पीजी में रहता था जो जेमसन की मदद से ही उसे मिला था। पीजी अच्छा था, लेकिन उसने रिचा के पूछने पर कह दिया कि वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। यह जानकर रिचा ने उसे अपने घर में रहने के लिए मना लिया। रणवीर अब प्राची के घर आकर उसके साथ रहने लगा था, लेकिन प्राची को अपने बारे में बताने का मौका उसे नहीं मिल रहा था। एक रात रिचा बहुत दुखी थी और वह अकेली बैठकर बहुत ज्यादा शराब पी रही थी, क्योंकि आज उसके एक लौते बेटे का जन्मदिन था और वह अपनी माँ से मिलना भी नहीं चाहता था। रिचा का पति से सालों पहले तलाक हो चुका था। दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा चला, लेकिन जीत पति की हुई। उसने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि रिचा एक अच्छी माँ नहीं है और ऑस्टिन, रिचा का बेटा, उसका भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी थी, पर खुद ऑस्टिन ही अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था। बेटे को याद कर रिचा पैग पर पैग लिए जा रही थी। ज्यादा शराब कहीं प्राची को नुकसान न पहुंचा दे, यह सोचकर रणवीर ने उसे और शराब पीने से रोका तो वह कहने लगी, उससे ज्यादा बदकिस्मत औरत इस दुनिया में नहीं है। कहते हुए इंसान जब नशे में होता है तो वह सच बोलता है और आज रिचा भी सारी सच्चाई उगलने लगी। शराब के नशे में पुरानी सारी बातें उसने रणवीर के सामने खोल कर रख दी। यह भी कि वह महेश के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। तो अब वह बच्चा कहाँ है? वह जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने बेटे को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बेटे को छोड़कर? अरे नहीं, मुझे तो वह बच्चा चाहिए ही नहीं था। फुलिश मैन महेश। उसको लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी। पागल कहीं का। वह बच्चा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, जिसे मैं हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने कितनी कोशिश की अबॉर्शन कराने की, पर सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। अपने देश आकर अबॉर्शन नहीं करा सकती थी क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना था, इसलिए मजबूरन मुझे वहां रुकना पड़ा ताकि मैं उस बच्चे को जन्म दे सकूं। तो वह बच्चा कहाँ है अब? रणवीर ने पूछा। मैं उसे कचरे के डब्बे में फेंक कर आई थी क्योंकि उसकी असली जगह वही थी। प्राची की बात सुनकर रणवीर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उस बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो फिर यहाँ लाकर क्या करती? पता नहीं, पर उसे जरूर लावारिस जानवर खा गए होंगे। बोलते हुए प्राची की जबान भी नहीं लड़खड़ाई। आखिर कोई माँ इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती है? रणवीर को अपनी पापा की याद सताने लगी कि पापा ने कितनी कोशिश की थी मुझे असलियत बताने की, लेकिन मैंने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया था। प्राची की एक एक बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी। वह मन ही मन पछता रहा था कि अपने पापा के साथ वह ऐसा कैसे कर सकता था। वह वहां से जल्दी से निकल जाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और उसे सिर पर काफी चोट आई और वह बेहोश हो चुका था। 2-3 दिन के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा रिचा और जेमसन उसके पास ही बैठे हैं। रणवीर ने जेमसन से कहा कि मुझे जल्दी से
मेरे पिता के पास पहुंचना है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन तभी रणवीर ने देखा उसके पापा तो दरवाजे पर ही खड़े हैं। ऋचा को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह महेश का बेटा है। प्राची ने महेश से सवाल पूछा कि रणवीर की माँ कौन है, तो महेश ने घृणा की नजरों से प्राची को देखते हुए कहा कि मेरे सामने खड़ी है। प्राची को जब यह सब पता चला कि रणवीर उसका वही बेटा है तो वह जार जार रोने लगी और महेश और रणवीर से अपने किए की माफी मांगने लगी। बेटे के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ा। कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दो महेश। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, प्लीज महेश, लौटा दो मुझे मेरा बेटा। प्राची महेश के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बोलो ना रणवीर को, वह मुझे छोड़कर ना जाए। रणवीर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा हक है तुम पर बेटा। और यह देखो, यह घर, ऑफिस, यहाँ तक कि मेरा सारा बैंक बैलेंस भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। प्लीज बेटा, माफ कर दो अपनी माँ को, मत जाओ मुझे छोड़कर। गिड़गिड़ाते हुए प्राची दोनों के सामने हाथ जोड़ने लगी। सब जिंदगी से जा चुके हैं मेरी, अब उसे रणवीर में ही अपना सहारा नजर आ रहा था। माफ कर दूं, और आपको जिसने मेरे पापा को सिर्फ यूज किया अपने स्वार्थ के लिए। मुझे लगा था पापा गलत हैं, इसीलिए इनसे लड़ झगड़ कर मैं यहाँ आपके पास आ गया था, लेकिन गलत थी आप। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत भले कुपूत बन जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज देख रहा हूँ एक माता भी कुमाता हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकती है। बोलते बोलते रणवीर का स्वर कांपने लगा। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी आपके साथ रहूंगा? नहीं चाहिए मुझे आपका यह घर, ऑफिस, बैंक बैलेंस। पापा, आपने सही कहा था, मेरी माँ मर चुकी है, कहकर रणवीर अपने पापा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। लेकिन फिर पलटकर बोला, एक बात और, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज तुम बे औलाद हो और रहोगी क्योंकि तुम इसी लायक हो। अपने बेटे को जाते देखकर वह देखती रही और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि इसका उसे कोई हक नहीं था। उसके लिए उसका बेटा कब का मर चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की